नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में बढ़ती सियासी गहमागहमी की, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस का भी गुंबद बिखरता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस में अंतरकलह अब खुलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि आजाद गुट ने पीसीसी चीफ जीए मीर के खिलाफ मोर्चा खोला है। जुगल सरूरी, वकार सहित कई नेताओं के पदों से इस्तीफा मिला है और एक के बाद एक जो इस्तीफा मिल रहा है उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता नजर आ रहा है कि कांग्रेस भी अब कहीं न कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। अब पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सुर्खियों में रही, जब उसमें से कई उसके खास सदस्यों ने, दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दिया और बाकी पार्टियों में वो शामिल हुए। उसी के चलते अब कांग्रेस भी कहीं न कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जुगल सरूरी, वकार और कई बड़े नेताओं का इस्तीफा अब कांग्रेस को भी मिला है। और सबसे बड़ी बात कि आजाद गुट ने पीसीसी चीफ जीए मीर के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश कांग्रेस में अंतरकलह खुलकर सामने आ रही है। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों सुर्खियों में रही, अब कांग्रेस भी कहीं न कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है, कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक इस्तीफा भी मिल रहा है और साथ ही आजाद गुट ने पीसीसी चीफ जीए मीर के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। प्रियंका, बिल्कुल मैं ये बताता चलो कि पहले से ही जो कांग्रेस है एक डिवाइडेड हाउस बना हुआ था, दो गुटों में बटा हुआ था, एक आजाद गुट और एक मीर गुट। और आजाद गुट के लोगों ने कल रिजाइन दिया है, अपने पदों से रिजाइन दिया, जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। मूल मेंबरशिप से उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि बड़े बड़े नेता, जीएम सरूरी जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, जुगल किशोर हो, वकार रसूल हो या फिर जीएम मोगा और बहुत सारे बड़े नेताओं ने रिजाइन दिया है। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकेत है कि पहले से जो डिवाइडेड हाउस बनी हुई है पीसीसी, उसमें एक झटका जरूर लगा है। अब शीर्ष नेतृत्व जो हाईकमान है कांग्रेस की, उसको सोचना है कि क्या इनको साथ में ले जाया जा सकता है या ऐसा कौन सा मूल मंत्र पढ़ा जाए ताकि कांग्रेस को यूनाइट करके रखा जाए। जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी थी, उसमें बिल्कुल संकेत मिले थे कि कहीं न कहीं जो इलेक्शन है वो आने वाले हैं, 50+ का बात की थी उन्होंने। लेकिन आपके साथ में ये बताते चलिए कि 50+ की बात करने के बाद अब कांग्रेस में अब चुनाव से ठीक पहले विभाजन होना, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। जी बिल्कुल, पर यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है, जहां पर कांग्रेस में ही अंतरकलह नजर आ रही है, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिली, पर अब जबकि जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियां तेज करने की बारी है और दिख भी रहा है ग्राउंड पर, उसी के चलते अब पार्टी के अंदर ही अगर कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आएगी तो ग्राउंड पर किस तरह वो अपना होल्ड बना पाएंगे? बिल्कुल प्रियंका, ये कोऑर्डिनेशन, समन्वय और तालमेल का अभाव बिल्कुल नजर आ रहा है। एक तरफ जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, वो जनसंपर्क अभियान की कमान जो है जीए मीर संभाले हुए हैं और दूसरी ओर गुलाम नबी आजाद भी डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उस तरफ का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर जम्मू के बीच में भी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, अलग अलग डेपुटेशन से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डबल यानी दो हिस्सों में कांग्रेस बटी हुई है। इसको यूनाइट करने के लिए मुझे लगता है कि हाईकमान को कोई सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि गुलाम नबी आजाद, ऐसा नहीं कि मीर को काम आंका जा सकता है, लेकिन गुलाम नबी आजाद बड़े नेता रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने कुछ विकास के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करवाए हुए हैं, डबल शिफ्ट का नारा इन्होंने दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चाहिए कि गुलाम नबी आजाद का इस्तेमाल करे, उनकी जो अनुभव है उसका प्रयोग करे। ऐसा हो नहीं रहा है, शायद इसीलिए गुलाम नबी आजाद के समर्थक गुट ने अब रिजाइन दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर जमीनी सतह पर कांग्रेस को मजबूत करना है तो जो तालमेल का अभाव है, जो तालमेल की कमी है, इसको कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आखिर में बस यही सवाल मेरा रहेगा विनोद जी, जहां पर आम जनता को सियासी पार्टियों से ये उम्मीद है कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनके हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, पर क्या मैसेज जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आए हैं जब आपस में ही गुटबाजी नजर आती है, तो क्या मैसेज आम जनता को जाता है? क्या इस तरह की जो खबरें आती हैं उसके बाद उनके जहन में
ये तो जरूर आता होगा कि पहले आप अपने पार्टी के अंदर की समस्याओं का समाधान कर लीजिए, फिर हमारा कीजिएगा। हाँ बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा कि जो लोग ये दावे करते हैं कि हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बन के हाउस के अंदर जाएंगे, उनकी समस्या का निवारण करेंगे। अब पब्लिक को उनसे ये सवाल पूछेगी कि आफ्टरऑल आपकी जो अपनी समस्या है पहले उनका तो निवारण कीजिए। लेकिन दिलचस्प बात है कि हमने जब बातचीत की कांग्रेस के सीनियर नेताओं से, तो कांग्रेस के सीनियर नेता इसको इंटरनल डेमोक्रेसी की ब्यूटी कहते हैं कि ये अंतर जो हमारी डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रोसेस है, उसकी खूबसूरती है कि लोग अपनी बात रखने के लिए, अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए हाईकमान को इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस तरह की यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये जवाब है कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, जिसके चलते पार्टी के अंदर अपनी अपनी बात रखने का सबको राइट है। हाँ जी बिल्कुल, शुक्रिया विनोद जी इस पर चर्चा करने के लिए। विनोद कुमार जिस तरह से बता रहे थे कि जब हमने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि एक बेहद पॉजिटिव अप्रोच है जिसमें हर किसी को बात करने, अपनी बात रखने का हक है, और इसी के चलते इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे, अब रुक करेंगे राजौरी का, और राजौरी में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजौरी जिले में कोरोना संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब 238 पहुंच चुका है। जिले में अभी भी 12 एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या है, और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जी जान से स्वास्थ्य विभाग कोशिशों में जुटा हुआ है। अब ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं वो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अपनी तरफ से प्रशासन कोशिश कर रहा है कि हर तरह के उचित कदम उठाए जाएं, एहतियातन कदम उठाए जाएं, पर जिले में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब 238 पहुंच चुका है, और एक और मरीज, कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है, जो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ना बेहद संजीदगी इसमें दिखा रहा है प्रशासन की, इस तरह के मामले जो सामने नहीं आए। तो चलिए रुक करते हैं राजौरी से, हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। खैर जब तक वो दोबारा हमारा राब्ता जमशीद मलिक से होता है, हम आपको बता रहे हैं कि राजौरी जिले में किस तरह से कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी 12 एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या बताई जा रही है, और इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग जी जान से कोशिशों में जुटा हुआ है, और उसी के चलते हर किसी को यही एहतियातन तौर पर मास्क पहनना बेहद जरूरी है। और आप जिस तरह से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ज्यादातर जगहों पर आपको ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आएंगे लोग, ना ही मास्क पहनते हुए नजर आएंगे, और हमें ये समझने की जरूरत है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच से नहीं गया है, और अभी भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस चेन को तोड़ना है, एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि सबको साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ना है और इस पर जीत हासिल करनी है। एक बार फिर रुक करेंगे राजौरी का, जमशीद मलिक हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि कोरोना को लेकर किस तरह का सिनेरियो राजौरी में देखने को मिल रहा है। राजौरी की पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को मिल रही थी, और कोरोना को में आज एक और राजौरी में मौत हुई है। इससे ये लग रहा है कि कोरोना के कहर राजौरी में दोबारा कदम पसार रहा है, क्योंकि इससे पहले लगातार राजौरी में आए दिनों मौत का सिलसिला देखने को मिल रहा था। हमारे साथ नोडल अफसर डिप्टी सुप्रीडेंट डॉक्टर जावेद साहब है, इनसे जानेंगे सर आज की डेथ में लाके कितनी मेडिकल कॉलेज में इस वक्त डेथें हो चुकी? देखिए खुदा का फजल है कि ये जो आज की जो डेथ हुई है, क्या तक हमारे हॉस्पिटल में जो हमारे कोविड रिलेटेड जो डेथ हुई है, तो इससे स्टार्टिंग हो सकती है। पर जो है मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे वेव फर्स्ट और वेव सेकंड को हमने लाइटली लिया और काफी अपने लोगों को हमने खोया, तो वो बच्चे हमसे नहीं आने चाहिए। तो मेरे लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो कोविड-19 की जो प्रिकॉशन थे वो लगातार जारी रखनी चाहिए, और कहीं गैदरिंग वगैरह जो है उसको कम रखना चाहिए। आज जाके जो दिवाली है, खुदा का शुक्र है कि वो चित्रा चलेगी, कोई केस नहीं आए, पर जो शादियों के जो और भी जो रैलीज वगैरह है, तो मेरे लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी हो सके कोविड-19 रिलेटेड जैसे पहले प्रिकॉशंस लेते थे उनको ये कायम रखना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, शुक्रिया जमशीद हमारे से ज्वाइन करने के लिए। तो जमशीद ने जिस तरह से मौजूद थे डॉक्टर के पास, उनका कहना है कि एहतियातन तौर पर हमें कड़े कदम उठाने की जरूरत है, और एसओपी कोविड गाइडलाइंस का हमें पालन करने की जरूरत है।
तो चलिए अब रुक करते हैं वादी कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर के पट्टन से खबर सामने आ रही है कि पट्टन के पल्हारान इलाके में जो ग्रेनेड अटैक हुआ है उसमें 2 सीआरपीएफ के जवान और 1 सिविलियन घायल बताया जा रहा है। हालांकि पट्टन का पल्हारान इलाका है, फिलहाल इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा चलाया जा रहा है और जो आज जो ग्रेनेड अटैक हुआ इसमें 1 सिविलियन और 2 सीआरपीएफ के जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी फिलहाल जो हालत स्थिति है वो स्टेबल बताई जा रही है। फिलहाल ये भी आपको अपडेट कर दें कि हमले को अंजाम देकर आतंकी मौके से फरार हो गए। तस्वीरें साफ तौर पर जो ग्राउंड से सामने आ रही हैं, जिस इलाके में ये ग्रेनेड अटैक हुआ है वो साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर ग्रेनेड अटैक किया गया और क्या कुछ वहां पर डैमेज हुआ है। हालांकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं और 1 सिविलियन भी शामिल है और बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों द्वारा वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो चलिए रुक करते हैं पट्टन का, क्योंकि पट्टन के ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता राही निसार। राही निसार, अपडेट कीजिएगा इस ग्रेनेड अटैक के हवाले से क्या कुछ ताजा तफसीलात है। बिल्कुल प्रियंका, अगर हम यहाँ पे बात करें नेशनल हाईवे के यहाँ पे इलाका है जहाँ पे नेशनल हाईवे से आज तक सुबह 11:05 की तरफ से कर दिया गया, जिसमें यहाँ पे 4 जख्मी हो गए। इनमें बताया जाता है कि सीआरपीएफ के 2 वहाँ पे सिविल को जो यहाँ पे ग्रेनेड की जद में आकर जख्मी हो गए, उनको यहाँ पे लोकल अस्पताल पहले तो उसके बाद श्रीनगर अभी कर दिया गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको वो सिपाड़ भी दिखाए जहाँ पे ग्रेनेड यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो तस्वीरों में, ये वो जगह है जहाँ पे ग्रेनेड यहाँ पे फेंक दिया गया है और यहाँ पे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे ग्रेनेड पड़ा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ग्रेनेड यहाँ पे लगा है और साइड में अगर हम यहाँ पे बात करें, बिल्कुल यहाँ पे साइड में सीआरपी आपके हेलीकॉप्टर हमेशा यहाँ पे तैनात रहते हैं। साथ साथ में अगर यहाँ पे ये हम कहें कि ये वो सिपाटे पे जो लोकल रहते हैं, गाड़ी का इंतजार करते हैं, वो सिपाटे और लोकल भी साथ देते हैं सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर साथ में। यहाँ पे 4 यहाँ पे पटन हॉस्पिटल से मुंतकिल कर दिया गया है। साथ में मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाई आपको सिक्योरिटी के यहाँ पे पूरे इंतजाम है, यहाँ पे पूरे इलाके को इस वक्त पहुंचने में लिया गया है। साथ में अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे पे भी इस वक्त जो गाड़ियां चल रही है उनकी भी यहाँ पे अभी सर्च हो रही है। साथ साथ में हम ये कहेंगे कि इस इलाके को इस वक्त मुहासे में लिया गया है। अभी यहाँ पे ये बताया जाता है कि पूरे इलाके को अभी मुहासे में लिया गया है, तलाशी अभी जारी है। साथ साथ में जो भी एहलकार जख्मी हुए हैं उनकी हालत को अभी बताई जाती है कि वो सूटेबल है। फिर मैं एक बार यहाँ पे बताऊं कि सीआरपीएफ के जो 2 एहलकार और जो 2 सिविलियन है उनकी हालत अभी यहाँ पे सूटेबल बताई जाती है। बिल्कुल, ग्राउंड से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, साफ तौर पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी बताइएगा राही निसार, आपने कहा, आपने जिक्र किया कि हालत स्टेबल है, 2 सीआरपीएफ के जवान और 1 सिविलियन की, साथ ही क्या उनकी अब शिनाख्त हो पाई है, पता चल पाया है कि सिविलियन कहां से ताल्लुक रखता है या जो सीआरपीएफ के जवान है वो कहां से ताल्लुक रखते हैं? यहाँ पे अगर ये बताए तुरंत यहाँ पे उनके भी शिनाख्त नहीं हुए, क्योंकि जो ही वो जख्मी हुए उनको यहाँ पे जल्दी शिफ्ट कर दिया गया है श्रीनगर। अभी उनकी शिनाख्त यहाँ पे बाकी है, मगर ये साथ में ही बताया जाता है कि लोकल इलाके से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पे गाड़ी का इंतजार करते थे। साथ में जो सीआरपी यहाँ पे बटालियन हमेशा यहाँ पे तैनात रहती है और मैंने जो पहले भी यहाँ पे कहा कि आज यहाँ पे कहीं न कहीं वीआईपी मूवमेंट ज्यादा थी और इस हवाले से ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। अभी मैंने जो कहा तस्वीर में भी आप देख सकते हो, इलाके को मौके में दिया गया है, अभी यहाँ पे तलाशी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, आखिर में ये भी बताइएगा क्योंकि एग्जैक्टली इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कौन कौन से इलाकों में रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही है, क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर? ये अगर जो मैंने इलाका कहा नॉर्थ कश्मीर का हॉट माना जाता है पटल इलाका, उसके साथ में ही ये पल्हालन इलाका है, बिल्कुल नेशनल हाईवे है ये और पल्हालन का जो मोड़ यहाँ पे है मोड़ के बिल्कुल करीब है, जहाँ पे हमेशा मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ पे पैसेंजर के लिए रहने की जगह है, जहाँ पे सवारियां गाड़ियों का इंतजार कर रही है, वो इलाका है ये। और साथ साथ में मैंने ये पहले भी कहा कि हाईवे जो हमेशा यहाँ पे
के इंतजाम रहते हैं, पर क्योंकि आज वीआईपी मूवमेंट ज्यादा थी, क्योंकि जो यहाँ पे अपनी पार्टी के जो सईद अल्ताफ बुखारी है उनके जो फादर के में आज उसका चार्म था, तो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट सुबह से देखने को मिल रही थी। वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, उस हवाले से भी यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। अभी हम ये कहें हालांकि उस हादसे में क्या गया है, लेकिन मसला क्या है कि वो हम यहाँ पे बताएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया ग्राउंड से तमाम जानकारी देने के लिए। राहे निसार हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि फिलहाल के क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही हैं। देखा जा रहा है कि हर आने जाने वाले की वहां पर चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जो 2 सीआरपीएफ के जवान और 1 सिविलियन घायल है, फिलहाल उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं सांबा की, क्योंकि सांबा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सांबा के जतवाल इलाके से चोरी का मामला सामने आया है। किराना के गोदाम और बेकरी की दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। गोदाम से लाखों रुपए का घी तेल चुराकर चोर फरार हो चुके हैं। बेकरी की दुकान से बेकरी आइटम्स पर भी उन्होंने हाथ साफ किया है और सांबा में लगातार चोरियों के जो मामले नजर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सांबा से सामने आ रही हैं और इस बार सांबा के जतवाल इलाके में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि किराना के गोदाम और बेकरी की दुकान में उन्होंने सेंधमारी की है और गोदाम से लाखों रुपए का घी तेल चुराकर चोर फुर हो गए हैं। बेकरी की दुकान से बेकरी आइटम्स पर भी हाथ चोरों ने साफ किया है। तो ग्राउंड से हम तस्वीरें आपको सामने साफ तौर पर दिखा रहे हैं। सांबा का जतवाल इलाका है, जहां पर चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और बेकरी की दुकान से यह भी बताया जा रहा है कि बेकरी आइटम्स भी चोर चुरा कर ले गए हैं। गोदाम से लाखों रुपए का घी तेल चुराकर फुर हो गए हैं और किराना के गोदाम और बेकरी की दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। तो एक के बाद एक जो मामले चोरी के सामने आ रहे हैं सांबा से, उसे लोग बेहद परेशान हैं, खौफजदा हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो चलिए फटाफट से रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा ये चोरी किन हालातों में की गई और फिलहाल क्या कुछ अपडेट नजर आ रहा है? बताया तो जिला सांबा में चोरियों का ग्राफ काफी ज्यादा इस समय बढ़ चुका है और इसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। और जतवाल इलाका जो कि सांबा हेडक्वार्टर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां पर भी देर रात को एक किराने के गोदाम में यहां पर जो वो चोरी की वारदात पेश आई है। 15 लाख तक का जो नुकसान है यहां पर हुआ है, जो भी मोटे तौर पर बताया जा रहा है। जब पूरा एस्टिमेट बनाया जाएगा तो ये 15 लाख से ऊपर भी जा सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि सिगरेट जो कि काफी कॉस्टली होते हैं वो लगभग 10 से 12 बॉक्सेस सिगरेट के जो वो चुराए गए हैं और 70,000 रुपए एक बॉक्स की कीमत बताई जा रही है। वहीं कुछ जो सरसों के तेल के टीन है या घी के टीन है ये भी चुराए गए हैं, कुछ दालें वगैरह चुराई गई हैं, कुछ और भी सामान यहां से चुराया गया। सामान यहां पर पूरी तरह से चोरों ने तहस नहस किया हुआ है और उसी के साथ एक लगती दुकान बेकरी की है, वहां पर भी चोरी जो है वो की गई है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो काफी बड़ा नुकसान यहां पर हुआ और मेरी दुकानदार से भी बात हुई है, वो कह रहा था साफ तौर पर कि हमने लोन लेकर जो है वो अपना काम शुरू किया था, लेकिन हमें इतनी जल्दी इस तरह का धक्का लगेगा ये कभी सोचा नहीं था। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि उनको एक कॉल जाती है किसी व्यक्ति की कि भाई आपने अपनी दुकान बड़ी जल्दी खोल दिया है। तो उन्होंने कहा कि दुकान तो बंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी दुकान के ताले जो वो खुले हुए हैं, शटर भी लॉक नहीं है। तो उनको शक हुआ, तो फिर जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अंदर जाकर देखा दुकान के अंदर काफी नुकसान जो वो हुआ था। एक रॉड का इस्तेमाल किया गया था दुकान के ताले तोड़ने के लिए, वो रॉड भी वहीं पर साथ में ही लगते गेट के साथ पड़ी हुई थी और ताले भी वहां पर पड़े हुए थे। और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची है, कार्रवाई तो की गई है, लेकिन मैक्सिमम तौर पर देखा जाता है कि पुलिस कार्रवाई तो करती है लेकिन कोई रिकवरी हासिल नहीं होती है और चोरों की धरपकड़ भी काफी मुश्किल से जो वो की जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि इसमें चोरी की जो जिन्होंने चोरी की है क्या वो लोग अरेस्ट होते हैं या ये रिकवरी जो वो जल्द की जाती है, इसके ऊपर तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन नशे की अगर बात करें तो नशा भी एक कारण जो वो ये चोरी का हो सकता है कि जिस तरह से कई युवा जो वो इस समय नशे की लत में फंस चुके हैं, जो अब उनका नशे के लिए खर्चा उनका पूरा नहीं हो पाता, जब उनके पास पैसे की कमी आ जाती है तो फिर इस तरह से वो लोगों के घरों पर चोरियां करते हैं या फिर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाते हैं। तो यहां पर जब ये पूरा सामान नोट किया गया तो ये मोटे तौर पर 15 लाख का नुकसान जो वो बताया गया है। लेकिन अब देखना यह कि
पुलिस इनकी गिरफ्तारी कितनी जल्दी करती है। क्या वहां पर कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस को यह भी आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति यहां पर सक्रिय हुए हैं, क्योंकि ये जो दुकान है इसी के आसपास लगभग 3 महीने में ये तीसरी वारदात है चोरी की, जिसमें इसी के साथ लगती दुकान के साथ एक बाइक चुराई गई थी। अब ये दुकान को निशाना बनाया गया, एक छोटी दुकान को निशाना बनाया गया, और महिला के गले से एक मंगलसूत्र छीनकर भी एक चोर यहां से रफू चक्कर हुआ था। तो यहां देखना होगा कि क्या कोई लोकल कोई ऐसे यहां पर लोग हैं जो नशे की लत में फंस चुके हैं, वो चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और बड़ी हैरान करने वाली बात प्रियंका ये कि साथ में एक लगता एक ग्राउंड है, उसका गेट जो वो गेट को क्रॉस करके जो वहां से वो रफू चक्कर हुए हैं। ये भी देखना होगा कि क्या वो चोर कोई पूरा गैंग आया हुआ था वहां पर जो इतनी मोटी आइटम्स लेकर गए हैं, और उनने शायद ये आइटम्स किसी गाड़ी में लोड करके जो वो आगे लेकर गए हैं। ये मोटे तौर पर देखना होगा, क्योंकि इतना सामान अगर लेकर गए हैं तो कोई पैदल तो जा ही नहीं सकता, इस तरह से हाथ में तो पकड़कर जा नहीं सकता। इसलिए शायद ये कोई गैंग है जो सक्रिय हुआ है, लेकिन पुलिस को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि लगातार सांबा जिला में चोरियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों की प्रॉपर्टीज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन चोर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहे। तो यहां पर पुलिस को अब बड़े स्तर पर जो वो एक्शन लेने की काफी जरूरत है। ऋषि ग्राउंड से तमाम जानकारी फराहम करने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब पुलिस को बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं उससे लोग बेहद परेशान है। एक छोटी सी दुकान पर जो चोरों ने हाथ साफ किया है, बेहद वो भी परेशान है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते थे, और इसी उम्मीद के साथ इस तरह के मामले सामने ना आए और पुलिस प्रशासन इस पर बड़ा एक्शन ले, लोग वहां के यही उम्मीद लगा रहे हैं। हैदरपुरा एनकाउंटर में सिविलियन मौतों पर बिफरी महबूबा मुफ्ती, क्योंकि जिस तरह से लगातार महबूबा मुफ्ती हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद ट्वीट के जरिए ये आवाज भी उठा रही थी कि ये जो सिविलियन मौतें हुई हैं इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अब महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी नेताओं के साथ प्रदर्शन किया है और सरकार से मौतों की जांच करवाने की मांग की है। और जिस हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद बहुत सारे रिएक्शन सामने आए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, सभी ट्वीट के जरिए यही आवाज उठा रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस पर संज्ञान ले और इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि इंसाफ मिल सके इस सिविलियन मौतों को लेकर। तो चलिए, जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा, महबूबा मुफ्ती बार बार आवाज उठाती हुई नजर आ रही है और अब महबूबा मुफ्ती जम्मू में पार्टी नेताओं के साथ प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ अपडेट है? ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका, आप साफ तौर पर आज इस समय में पीडीपी मुख्यालय के बाहर हूं और आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले परिस्थितियां यहाँ पर जो है एक विरोध प्रदर्शन किया गया है और केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधने का प्रयास किया गया है। हालांकि हैदरपुरा इनकाउंटर के दौरान जो आपने देखा होगा कि जिसमें एक परिवार का सदस्य के जिसने खोया है उसको लेकर जो है डेड बॉडी जो है अभी वापिस नहीं दी जा रही, उसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खेमे पर जो है केंद्र सरकार जो है वो उनको खड़ा कटघरे में करते हुए नजर आई है। उन्होंने ये कहा है कि अब बंदूक के दम पर जो है यह पूरा प्रयास किया जा रहा है और आम जो शेल्टर लोग हैं उनको बनाकर जो है निशाना बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां कश्मीर घाटी में अब ढीले होती हुई नजर आ रही है, उसके ऊपर जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधा है। और आज जम्मू के अंदर जो है एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है महबूबा मुफ्ती द्वारा। और पार्टी चीफ की बात करते हैं तो पूरी तरह से उनके साथ तमाम वर्कर्स यहां पर मौजूद है, सीनियर नेता भी यहां पर मौजूद है। और जिस तरह की परिस्थितियां कश्मीर घाटी को लेकर बनी है, उसको लेकर आज जम्मू के मुख्यालय के अंदर जो है मुख्यालय के बाहर निकलकर जो है एक विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस बल के साथ पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, हालांकि उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाने दिया। हालांकि जिस तरह का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता था, हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उन सब पर लेकर जो है निशाना साधने का प्रयास किया है। हालांकि ये मांग की जा रही है महबूबा मुफ्ती द्वारा कि उनकी बॉडीज को जो है फैमिली को जो है सौंपना चाहिए। हालांकि अब उन्होंने ये कहा कि एक कमेटी गठित होनी चाहिए, एक पूर्ण तरीके के साथ जो है वो जांच होनी चाहिए। उसी को लेकर जो है आज महबूबा मुफ्ती द्वारा जो है जम्मू में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया है और इसके साथ साथ केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह महबूबा मुफ्ती सड़कों पर उतरकर जम्मू के नेताओं के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। और हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद उनका यही बार बार कहना था कि जब तक उस फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा वो चुप नहीं बैठेंगी। तो क्या कहेंगे अनिल, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, अब जबकि वो सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई, तो क्या कुछ कहना था उनका?
जी अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? खैर, अनिल से हमारा संपर्क टूट चुका है। अनिल हमें अपडेट करवा रहे थे कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती आज जम्मू के पार्टी नेताओं के साथ सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि इसके लिए कमेटी गठित होनी चाहिए, इंक्वायरी इस पर बैठनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और तब तक वो चुप नहीं बैठेंगी जब तक उस फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। जम्मू में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आए उछाल के मद्देनजर प्रशासन द्वारा फिर से नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेश को लोगों ने हास्यास्पद बताया है। लोगों की माने तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वैसे भी मुख्य बाजार और सड़कें सूनी रहती हैं, लिहाजा नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य ही नहीं बनता। उनका कहना है कि प्रशासन कोरोना को लेकर इतना ही गंभीर है तो उसे लोगों को कोविड एसओपी के प्रति जागरूक करने के साथ साथ 100% वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित करनी चाहिए। नाइट कर्फ्यू का क्या बेनिफिट होना, इसका कोई फायदा ही नहीं है। राती 10 बजे बाद वैसे भी पब्लिक घर होंगी है, कुछ ऐसा करने के लोगों अवेयरनेस प्रोग्राम चलान जेडे लोगों पता भी चला है। अज देखो तो अगे पिछे जो कोई ने लोग मास्क लाना ही भुली गए, ये नाइट कर्फ्यू का कोई बेनिफिट ही नहीं है। राती 10 बजे बाद तो वैसे भी पब्लिक घर होंगी है, ये तो खाली फजूल है, कोई मकसद नहीं है। मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में जो है रात को लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं जहाँ कोई ऐसा लगता है कि जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है जो ऑर्डर निकाला गया है। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए वैक्सीन के ऊपर कि सेकंड डोज जो है वो सबको लगे। ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट डोज लगाई है लेकिन सेकंड डोज नहीं लगवाई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मास्क जो है वो बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। वो जो सरकार है वो करवाने में विफल साबित हुई है। आप देख लीजिए किसी भी एरिया में जाकर, किसी भी भीड़ में जाकर, किसी भी रैली में जाकर कि कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। इस तरह के ऑर्डर निकालकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जाता है और पब्लिक के आंखों में धूल झोंकी जाती है। इसके लिए अब चाहिए कि सरकार संजीदगी से काम करे और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाए। उसका मुझे नहीं लगता कि कोई खास फायदा होगा, क्योंकि कोविड की जो रोकने की मेन प्रोसीजर है वो है लोगों में अवेयरनेस और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है। 10 से 8 के कर्फ्यू में, 10 से 6 के कर्फ्यू में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे आप मेंटेन कर पाओगे? सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इन्होंने जैसे मैरिज हॉल्स में जो फंक्शंस में उसमें उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो खोल दी। पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, रिलीजियस रैलीज हो रही हैं, सबसे पहले वो बंद होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर ये इनको लगता है कि नहीं रुका तो फिर कर्फ्यू लगाएं। कर्फ्यू लगाने से सबसे बड़ा नुकसान तो आम इंसान को है, आम व्यापारी को है, जिसके बेचारे का काम रुकता है। तो बाकी गवर्नमेंट वैसे भी एक्सपेरिमेंट मार रही है इस मामले में, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट इन्होंने सोच लिया करने के लिए, तो देखते हैं क्या बनता है इसका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।